नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो क्लास 9th के लिए है, जिसमें हम आपको अलंकार पढ़ा रहे हैं। और अलंकार में हम शब्दालंकार पर पूर्ण चर्चा कर चुके हैं। अर्थालंकार में भी आपको हम उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा चुके हैं। अब शेष जो अलंकार इसमें अर्थालंकार में आपके पाठ्यक्रम में बचता है, उसमें है मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। आज हम चर्चा करने वाले हैं मानवीकरण अलंकार पर और अतिशयोक्ति अलंकार पर। सबसे पहले मानवीकरण अलंकार पर चर्चा करते हैं। तो मानवीकरण यानी जब प्राकृतिक वस्तुओं पर जो है मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया जाए, मानवीय भावनाएं स्थापित कर दी जाए, वो मानवीय भावनाएं जो मनुष्य के हृदय में निरंतर चलती रहती हैं। जैसे आप तो खैर 9th के हैं, 10th में रस पढ़ाया जाता है, तो उसमें है संचारी भाव। 33 संख्या होती है उन संचारी भाव की, जो मनुष्य के हृदय में निरंतर गतिमान रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे गर्भ, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, उन्माद, आलस्य आदि ऐसे संचारी भाव हैं जो मनुष्य के हृदय में गतिमान रहते हैं। और इन्हीं मानवीय भावनाओं को जब हम प्राकृतिक वस्तुओं पर, प्रकृति की वस्तुओं पर आरोपित कर देते हैं, यानी प्रकृति की वस्तुओं में हम मानवीय गुण दिखाते हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। परिभाषा इसकी जो है कि काव्य में जहां पर जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो, वह मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ प्रकृति यानी प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं, उनको हम सजीव की संज्ञा मानते हैं, वो सजीव होती हैं, लेकिन जड़ प्रकृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें जो है वाणी नहीं होती है, वो बोल नहीं सकती हैं, जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। तो उन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं में जब हम मानवीय गुण को आरोपित करते हैं, तो मानवीकरण अलंकार बनता है। अब एक उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे छोटा सा उदाहरण है, आप देखिए। और कल मैंने यही उदाहरण आपको दिया भी था। एक उदाहरण और देते हैं कि पेड़ों के झुनझुने बजने लगे। पेड़ों के झुनझुने, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद। अब देखिए, उठ मेरी बिटिया सुबह हो गई, ये प्रातःकालीन आवाहन गीत है, जिसमें एक माँ जो है लोरी गाती है, अपनी बिटिया को जगाती है, तो कहती है पेड़ों की झुनझुने बजने लगे, यानी पेड़ों के झुनझुने। अब पेड़ों का, वृक्षों का कोई झुनझुना होता नहीं है, कोई गुनगुना नहीं होता, लेकिन पेड़ों का झुनझुना कहने का तात्पर्य है कि यहाँ मानवीय गुण आरोपित किया गया, यानी पेड़ों पर चहचहाने वाली चिड़ियों को से जो है वो वृक्ष पूरा क्या बन गया, झुनझुना बन गया, जो बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए काम में आता है। ठीक। लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद। सूरज को क्या कह दिया गया? सूरज प्राकृतिक वस्तु है, उसको लाल गेंद कह दिया गया। सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो उसकी रोशनी कुछ और होती है, लालिमा होती है। जैसे आपने उसमें भी पढ़ा है, बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो बंधियारो। ठीक है, यानी बाल रूप सूर्य का होता है, सूर्य की वो लाल किरणें होती है, लाल सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है, तो उसे गेंद कहा गया है। ठीक। तो यहां देखिए, प्राकृतिक वस्तुओं में जो है मानवीय गुण आरोपित किया गया है। जैसे एक उदाहरण आपने देखा, बादल आए बड़े बन ठन के संवर के। देखिए, मैं इसको लिख रहा हूं। दूसरा उदाहरण है कि बादल आए बड़े बन ठन के समर के। अब बादल कभी मेकअप करके आ सकता है? नहीं, लेकिन क्या किया गया? आरोपित किया गया कि बादल आए बड़े बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। पूरी कविता है, बादल आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। जैसे शहर का कोई पाहुन अर्थात अतिथि या मेहमान, वह मेहमान जो अतिशय प्रिय होता है, यानी दामाद जिसे कहते हैं, शहर का कोई दामाद गांव में आया हो
और उस बन ठन के आया हो, सज संवर के आया हो, ऐसे आकाश रूपी ससुराल में मेघ रूपी दामाद सज संवर के यानी भरपूर बादल में भरपूर पानी लेकर के आए हुए हैं। यह मानवीय गुण का जो है यहाँ पूरी कविता में मानवीय गुण आरोपित किया गया है प्राकृतिक वस्तु में। जैसे आगे था कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, धूल भागी घाघरा उठाए। फिर लिखा कि बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूघट सरके, बादल आए बड़े बन ठन के संवर के, आ बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के जुहार की, अकुलाई लता ओट हुई किवाड़ की, बोली बड़े दिन बाद सुध लेनी, अकुलाया ताल पानी भर लाया परात भर के, बादल आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ मतलब इन कविताओं में मानवीय गुणों का आरोप किया गया है प्राकृतिक वस्तुओं में। जैसे एक जगह है कि और कविता थी चंद्रगहना से लौटती बेर, उसमें भी आपके 9th क्लास में है। एक जगह है तालाब के किनारे चुपचाप पत्थर पड़े पानी पी रहे हैं, तो पत्थर कभी पानी नहीं पी सकते। ये सब क्या है, ये सब मानवीय गुण आरोपित किए जाते हैं जहां मानवीय गुण आरोपित हो। जैसे इससे पहले हमने आपको रूपक अलंकार में एक जो है उदाहरण बताया था कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब देखिए यहां भी प्रकृति की वस्तुओं में जो है मानवीय गुण आरोपित किया गया है कि आकाश को पनघट बता दिया गया और प्रातःकालीन उषा को जो है स्त्री बता दिया गया, तो मानवीय गुण आरोपित किया गया है। तो जहां पर भी यह मानवीय गुण आरोपित किए जाते हैं, 2 उदाहरण हमने आपको लिखाए हैं, बादल आए बड़े बन ठन के संवर के और पेड़ों के झुलझुले बजने लगे, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद। ये दोनों उदाहरण जो है मानवीय अलंकार के मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है जिसमें मानवीय गुणों का आरोपित किया गया है, मानवीय गुण आरोपित किए गए हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि काव्य में जहां पर जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो, यानी कहीं पर भी जहां जैसे अकुलाई लता, अब लता कभी अकुला सकती है, ओट हो किवाड़ की, ठीक है, बूढ़ा पीपल आगे बढ़ के जुहार किया, स्वागत किया, तो ये सब क्या है, यानी उन प्राकृतिक वस्तुओं पर मानवीय गुणों का आरोप करना हुआ और वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा क्या है और उदाहरण से भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला अलंकार हम आपको पढ़ाते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अगला अलंकार आपका है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अतिशय उक्ति यानी जो वह कथन, उक्ति मतलब होता है कथन, लास्ट में उक्ति शब्द है, इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा अतिशय धन उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन, वह कथन जो बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णित किया जाए, बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, ऐसे कथन को हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। और वही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, एक बार परिभाषा हम इसकी आपको समझा दें, उदाहरण समझा दें, बहुत ही आसान है। जहां पर काव्य में किसी कविता में उपमेय का लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वह वर्णन की जो देखने में समझने में बहुत बड़ा मालूम हो, ऐसा मालूम हो, असंभव जिसे कहते हैं, असंभव दिखे और असंभव को जहां संभव बना करके पेश किया जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आप पहले परिभाषा लिख लिए कि काव्य में जहां पर उपमेय को लोक सीमा, लोक सीमा मतलब एक सामाजिक मर्यादा होती है, उस मर्यादा से बढ़ा करके, लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक,
लोक सीमा से यानी सामाजिक सीमा जो होती है उससे बढ़ा चढ़ा करके, जहां उपमेय मैंने लिखा है, उपमेय का मतलब किसी भी वस्तु की या किसी कथन की या किसी प्राणी की बढ़ा चढ़ा कर जहां वर्णन हो जाए वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। एक उदाहरण सबसे पहले देख लीजिए कि भूप सहस दस एक ही 12 लगे 58 तरह नटारा। भूप सहस दस एक ही 12 लगे 58 तरह नटारा। पहला उदाहरण है। अब ये उदाहरण कहाँ का है? ये रामचरितमानस की चौपाई है। जब वहां की चौपाई है जब यज्ञशाला में धनुष यज्ञ का आयोजन होता है जनकपुर में, राजा जनक जी के दरबार में, और वहां जब उस धनुष को एक साथ में भूप सहस दस, सहस मतलब 1000, दस मतलब 10, एक साथ तब 10,000 राजा उस धनुष को उठाते हैं, तो भूप सहस दस एक ही 12, एक ही बार में, और लगे 58, उठाने लगे, लेकिन तरह नटारा, उसको हिला डुला नहीं पाए। अब सोचिए कितनी बड़ी धनुष थी। आप कल्पना कर लीजिए कि 10,000 लोग उठा रहे थे, यानी 20,000 हाथ, क्या पकड़ पाएंगे? इतनी बड़ी तो धनुष थी नहीं। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा आपने देखा होगा सुंदरकांड में एक चौपाई है जहां पर जो है लिखा है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस तस तास दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहि आनन कीना। कि जो सुरसा नाम की जो राक्षसी थी, उन्होंने अपना आनन मतलब मुख फैलाया कितना? 100 जोजन। एक जोजन में 3 कोस होता है, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, और एक योजन में 3 को यानी 9 किलोमीटर होता है एक योजन में, और 100 योजन किया, 7 योजन, 100 योजन यानी 900 किलोमीटर का मुख हो गया। 7 योजन ते यानन कीना, और अति लघ रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगे विदान आई सिरनावा। यहां भी अतिशयोक्त अलंकार है। एक और देख लीजिए एक उदाहरण कि यह देख लो साकेत नगरी, यह देख लो साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब कहा यह देख लो साकेत नगरी, यानी यह साकेत नगरी है। साकेत नगरी को अयोध्या नगरी कहा गया कि यह अयोध्या नगरी है जो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, यानी स्वर्ग से मिलने के लिए आकाश में उड़ती हुई जा रही है। अब सोचिए अयोध्या छोटी है, इतनी छोटी थोड़े कि उड़ जाएगी, या हवाई जहाज थोड़े है, नहीं, साकेत नगरी ही उड़ के जा रही है। तो ये क्या है? असंभव है, अचंभित करने वाला है, इसलिए ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। और बताएं, हम आपको एक उदाहरण और दे देते हैं, आपकी शंका का समाधान कर दिए देते हैं तुरंत ही। एक उदाहरण और है, बहुत ही साधारण, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग और सगरी लंका जल गई। गए निशाचर भाग। अब सोचिए कि पूंछ में आग नहीं लगी और सारी लंका पहले जल गई और सारे निशाचर भाग गए। पूंछ में आग नहीं लगी, उससे पहले ही सारा कांड हो गया। तो ये असंभव है? नहीं असंभव है। यानी जहां पर उपमेय को लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, और उसका मतलब ही यही है अतिशयोक्ति की बढ़ा चढ़ा कर कहा गया कथन, वह कथन जो लोक सीमा से परे हो, जो असंभव हो, वही अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसा कि हमने 3 उदाहरण आपको दे दिया। एक हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ कभी कभी सिगरी भी लिखते हैं, कभी कभी सगरी भी लिखते हैं, दोनों सही है, ठीक है। भूप सहस दस एक ही 12 लगे 58 तरह नटारा, यह देख लो साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये तीनों उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण है। इस प्रकार से आपका अलंकार टॉपिक जो था वो 9th क्लास का समाप्त हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम उठाएंगे तो आपकी पाठ्य पुस्तक पढ़ाएंगे, आपको हमें जो है वाक्य पढ़ाना है और उसके साथ एक अध्याय और पढ़ाना है, राहुल संकीर्तन का भाषा की ओर। तो पाठ्य पुस्तक से कुछ पढ़ाना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आपको हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे, और
ज्यादा से ज्यादा कोशिश आप यही करिए कि वीडियो देखते रहिए, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपकी जो पुरानी कॉपी है जिसमें हमने बताया उसमें नोट करते रहिए, क्योंकि कोर्स से आप पीछे ना रहें, तैयारी करते चलें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फिर मिलेंगे।